हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्म आई एस पी सी एस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने मेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल आंसर का एक कड़ी शुरू किया है, जिसके तहत हमने पॉलिटी का एक क्वेश्चंस कराया है और आज आपके समक्ष इतिहास का मॉडल आंसर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यह मॉडल आंसर एक बेहतरीन मॉडल आंसर है। अगर आप इसको परीक्षण करना चाहते हैं तो और भी आप यूट्यूब पर मॉडल आंसर देख सकते हैं और आप इस आंसर की तुलना कर सकते हैं। आपको स्वयं लगेगा कि इस आंसर की क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों, चलिए आज इतिहास का मॉडल आंसर शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सारे मॉडल आंसर का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है इतिहास का, वह बिरसा आंदोलन के मूल उद्देश्यों की विवेचना करते हुए इस आंदोलन के स्वरूप पर प्रकाश डालें, यह प्रश्न है। दोस्तों, एक सीधा साधा प्रश्न जैसे बिरसा आंदोलन के कारण क्या है, परिणाम क्या है, तो कहीं से भी आप लिख लेंगे। बट क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर टफ बनाया तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को 4 पेज के अर्थात 350-400 शब्द में लिखना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। बिरसा आंदोलन के मूल उद्देश्यों की विवेचना करते हुए इस आंदोलन के स्वरूप पर प्रकाश डालें। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न में करना क्या है कि पहले बिरसा आंदोलन का थोड़ा सा भूमिका बता देंगे, उसके बाद उसका मूल उद्देश्य क्या था अर्थात उसका गोल क्या था उसको बता देंगे, और फिर इस आंदोलन का चरित्र कैसा था अर्थात स्वरूप कैसा था, इसको बताकर फिर यदि आप निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब विस्तार से आंसर देखने का प्रयास करें। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध होने वाले जनजातीय विद्रोहों में बिरसा मुंडा विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। जब औपनिवेशिक शासन एवं उनके सहयोगियों जैसे महाजनों, साहूकारों, जमींदारों द्वारा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया, तो इसके परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में आकर अपनी शोषणकारी भूमिका को प्रारंभ कर दिया और उनके साथ साथ जो जमींदार, साहूकार, महाजन थे उनका साथ देने लगे, तो जनजाति अपने सांस्कृतिक और सामाजिक रिवाजों और व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप बर्दाश्त करना नहीं पसंद करते थे। इसी एवज में देखिएगा कि जनजातियों ने उनके विरुद्ध विद्रोह या आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि जब बिरसा मुंडा ने इस शोषण मूलक सत्ता के विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत की, तो उसके अपने कुछ मूलभूत उद्देश्य थे, अर्थात प्रश्न जो पूछा है ना उससे लिंक करके आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे, जिसे वह इस आंदोलन के माध्यम से प्राप्त करना चाहता था। दोस्तों, जब भी कोई आंदोलन होता है ना तो उसका अपना कुछ एक गोल होता है, क्योंकि बिना कुछ गोल के कोई आंदोलन नहीं शुरू होता, और उसका यह प्रयास होता है कि हम अपना यह टारगेट जो है ना अर्थात जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त करें। उसी प्रकार से बिरसा मुंडा का भी अपना एक उद्देश्य था इस आंदोलन के माध्यम से प्राप्त करने का। अब देखते हैं कि इस आंदोलन का मूल उद्देश्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम में बना लेंगे और डायग्राम में बना के और फिर पॉइंट वाइज इसका एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका आंसर अच्छा दिखेगा। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो पहला पॉइंट आप देंगे एकेश्वरवाद की स्थापना। दूसरा क्या देंगे, नहीं, पहला पॉइंट देंगे भूमि की वापसी। दूसरा पॉइंट क्या देंगे, शोषण से मुक्ति। तीसरा पॉइंट क्या देंगे, मुंडा राज की स्थापना। चौथा पॉइंट क्या देंगे, रूढ़ि मुक्त समाज की स्थापना। पांचवा पॉइंट क्या देंगे, एकेश्वरवाद की स्थापना। छठा पॉइंट क्या देंगे, आदर्श राज्य की स्थापना। अर्थात ये जितने भी पॉइंट है ना, यह बिरसा मुंडा का मूल उद्देश्य था, अर्थात अपने आंदोलन के माध्यम से इन उद्देश्यों को वह प्राप्त करना चाहता था। अब इन उद्देश्यों को थोड़ा थोड़ा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है भूमि की वापसी, अर्थात जनजातियों से जो भूमि छीन लिया गया था अंग्रेजों द्वारा एवं साहूकारों, जमींदारों एवं अन्य द्वारा, उस जमीन की वापसी को सुनिश्चित करना था इस आंदोलन का पहला उद्देश्य।
अर्थात अपनी छीनी जमीन को वापसी को सुनिश्चित करना चाहता था बिरसा मुंडा अपने आंदोलन के माध्यम से। यह उसका पहला गोल था। दूसरा गोल क्या था? शोषण से मुक्ति। दोस्तों, जब आदिवासियों के क्षेत्र में इन शोषण मूलक लोगों का जब पैठ बढ़ गया, जिसे आदिवासी लोग दीकू के नाम से जानते थे, तब इन लोगों ने ऐसा प्रयास किया अपने आंदोलन के माध्यम से कि जितने भी गैर आदिवासी हैं उनको बाहर निकालना जरूरी है, तभी आदिवासी समाज को सुरक्षित और अच्छे ढंग से रखा जा सकता है। इसलिए गैर आदिवासियों को अपने क्षेत्रों से बाहर निकालना था, ताकि औपनिवेशिक शोषण से जनजातीय समाज को मुक्ति दिलाई जा सके। यह उनका दूसरा उद्देश्य था। अब तीसरा मूल उद्देश्य क्या था? तो मुंडा राज्य की स्थापना। दोस्तों, यह अंग्रेजों एवं बाहरी दिकुओं को बाहर निकालकर एक मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे, जिससे आदिवासियों की व्यवस्था बनी रहे वह जैसा चाहते थे। तो यह अंग्रेजी राज को समाप्त कर एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे। आप शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि आपका आंसर 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात 4 पेज से वह ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतना ही बेहतर होगा। चौथा पॉइंट क्या था? रूढ़ि मुक्त समाज की स्थापना। यह सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। दोस्तों, बिरसा मुंडा जो थे वह खुले दिमाग के व्यक्ति थे और उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण किया था, और वह चाहते थे कि जो मुंडा समाज है वह रूढ़ि मुक्त हो, और एक तरह से वह उनका सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था ओपन टाइप का हो, अर्थात रूढ़ियों से मुक्त होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की स्थापना। दोस्तों, वह अनेक ईश्वर के स्थान पे एक ईश्वर की उपासना पे बल देना पसंद करते थे। कौन? बिरसा मुंडा। इसलिए इसमें क्या लिखेंगे कि एकेश्वरवाद के संदेश के माध्यम से जनजातीय समाज को अंधविश्वास से मुक्त करना चाहते थे। अर्थात अनेक ईश्वर को उनके शब्दों में बोंगा के नाम से जाना जाता था, और एकेश्वरवाद को सिंह बोंगा कहते थे, अर्थात बोंगा के स्थान पर सिंह बोंगा की प्रार्थना करना। यह लिख देंगे। उसके बाद अगला उद्देश्य उनका क्या था? आदर्श राज्य। जब इतने सारे सुधार हो जाएंगे, अर्थात गोल या अर्थात मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, तो आदर्श राज्य, यह अपने सुधारों के माध्यम से एक आदर्श मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे। अर्थात एक ऐसा समाज हो जहाँ पे आदिवासियों की अपनी जीवन जीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार के कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, और यह एक ऐसे राज्य की स्थापना पे बल देना चाहते थे। इतना लिखने के बाद अब पैराग्राफ चेंज करेंगे, और उसके बाद यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं पूरा हुआ। शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। परंतु बिरसा आंदोलन अपने सीमित संसाधन एवं अल्प जागरूकता के कारण अपने मूल उद्देश्यों को पाने में नाकाम रहा। दोस्तों, उनके पास एक तो साधन बहुत ही सीमित थे, और अंग्रेजों के पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे, तकनीक के मामला में भी बेहतर थे। यही कारण रहा कि बिरसा मुंडा अपने आंदोलन के माध्यम से जो उनका मूल गोल था, अर्थात उद्देश्य था, उसको पाने में सक्षम नहीं हो सके, अर्थात सफल नहीं हो पाए। लेकिन हम मूल्यांकन करेंगे ना, तो उस समय के दृष्टिकोण से करेंगे, और अर्थात इस समय की परिप्रेक्ष्य में भी उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब इस आंदोलन के स्वरूप का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो प्रतीत होता है कि भले ही आज के परिप्रेक्ष्य में यह अपने उद्देश्यों के प्रति असफल रहा हो। दोस्तों, अगर उस समय आपको लग रहा होगा इतिहास पढ़ने के बाद कि भले ही यह आंदोलन असफल हो गया, परंतु उस समय के तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में जब इसका मूल्यांकन करेंगे तो काफ़ी हद तक अप्रत्यक्ष रूप से सफल माना जा सकता है। क्योंकि इस आंदोलन के बाद आप देखिएगा तो अंग्रेजों ने बहुत सारा सुधार किया। कहीं ना कहीं इस आंदोलन का यह प्रभाव ही दिखाता है। तो इस आधार पे ऐसा कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक इनको सफलता प्राप्त हुई थी, भले ही यह प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखा। अब फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे। अब यह आपका मूल उद्देश्य का जो मतलब आपको लिखना था यहाँ तक हो गया। अब जो आपका प्रश्न का दूसरा कीवर्ड था कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या था, पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखने का मतलब प्रयास करेंगे, अर्थात यह लिखना शुरू करेंगे। अब देखते हैं आगे। इस आंदोलन के स्वरूप पर विचार किया जाए तो निम्न स्वरूप उभर कर आते हैं। अब क्या क्या स्वरूप था इसको भी एक डायग्राम में आप दिखा दीजिएगा, और इस डायग्राम में दिखाने के बाद फिर इसका वर्णन कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं।
मुंडा आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो वह ब्रिटिश विरोधी था, पहला। अगला स्वरूप क्या था? तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान था। अगला स्वरूप इसका कैसा था? तो छापा मार युद्ध स्वरूप का था। अगला उग्र एवं हिंसात्मक स्वरूप का था। अगला पॉइंट क्षेत्रीय स्वरूप का था। अब इसको विस्तार से देखेंगे। ब्रिटिश विरोधी, कैसे ब्रिटिश विरोधी इसका स्वरूप था? तो दोस्तों, यह ब्रिटिश विरोधी स्वरूप का था तथा यह उनके सत्ता को समाप्त करके मुंडा राज को स्थापना करना चाहते थे। यह भी एक उनका आंदोलन का एक स्वरूप था। अगला स्वरूप के पॉइंट में क्या लिखेंगे? तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान, अर्थात यह आंदोलन सांस्कृतिक पुनरुत्थान से भी प्रेरित था। इसका लक्ष्य एक विशुद्ध जनजातीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करना था। दोस्तों, अपने आंदोलन को यह सफल बनाकर यह एक ऐसे सांस्कृतिक अर्थात सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे जो है एक आदर्श के रूप में दिखे। अगला पॉइंट आप क्या देंगे? कि छापा मार युद्ध। दोस्तों, जनजातीय लोगों के पास पहले तो संसाधन बहुत ही सीमित थे और अंग्रेजों के पास संसाधन बहुत ही ज़्यादा थे। तो ये छापा मार युद्ध प्रणाली को अपनाए, क्योंकि छापा मार युद्ध प्रणाली एक्चुअली बेहद ही सफल टाइप का प्रतीत होता था। इसी छापा मार युद्ध प्रणाली को मॉडर्न इतिहास जब पढ़ेंगे अर्थात मेडाइवल हिस्ट्री, तो वहाँ पे शिवाजी ने इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। तो देखिए, अगला इसका स्वरूप क्या होगा? छापा मार युद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध हमला करने के लिए बिरसा ने छापा मार शैली अपनाई। दोस्तों, वह अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर अर्थात वह छापा मार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करके अंग्रेजों पर आक्रमण करके और छिप जाते थे। यह प्रणाली उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनाया बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अगला पॉइंट क्या होगा? कि उनका स्वरूप उग्र एवं हिंसात्मक भी था। यह अपने स्वरूप में काफ़ी हद तक उग्र एवं हिंसात्मक थे। इन्होंने अंग्रेजों तथा बाहरी दिकुओं का कत्ल करने का आह्वान किया। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देना है कि वह कत्ल करने का आह्वान तो दिया, परंतु वह यह ध्यान रखते थे कि जो गरीब टाइप के लोग जो वहाँ थे ना, जो बाहरी गैर आदिवासी, उनको उन्होंने छोड़ दिया, अर्थात उनको यह हत्या करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो अंग्रेज और साहूकार और जमींदार टाइप के लोग थे उनको उन्होंने भगाने के लिए मतलब कि उनके लिए हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग किया बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अर्थात एक लाइन में आप यह कह सकते हैं कि बाहरी लोगों को भगाने के लिए इन्होंने अपनी तरीका को हिंसात्मक बना दिया और उसके माध्यम से यह काफ़ी हद तक उनको बाहर भगाने का प्रयास भी किया। अगला पॉइंट आप क्या बोलेंगे? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय स्वरूप का। यह आंदोलन क्षेत्रीय था क्योंकि इसका प्रसार बहुत ही सीमित था। मुख्य रूप से रांची तथा सिंहभूम जिले ही इसके मुख्य रूप से प्रभावित था। दोस्तों, जब क्षेत्रीय स्वरूप के बारे में दिखाएंगे तो कहने का मतलब है कि इसका जो विस्तार था वह एक बड़े पैमाने पर नहीं था, बल्कि यह बहुत ही एक तरह से छोटे सीमित स्तर पे था। यदि आप जगह की बात करेंगे तो रांची तथा सिंहभूम जिले और आसपास की जिले ही इससे प्रभावित थे। इस आधार पे यह आंदोलन क्षेत्रीय स्वरूप का था। अब आप दोस्तों ने इसका क्षेत्र स्वरूप भी बता दिया 5-6 पॉइंट में। अब इतना बताने के बाद अब आप इसका थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कैसे करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद फिर निष्कर्ष देंगे। तो देखते हैं इसका मूल्यांकन। इस प्रकार से अगर इस आंदोलन का निरपेक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाए तो यह आंदोलन अल्प संसाधन एवं सीमित स्वरूप के कारण भले ही यह आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से अपने मूल उद्देश्यों को पाने में कामयाब नहीं हो पाया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को इस संदर्भ में कुछ हद तक कामयाब माना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इस आंदोलन को भले ही प्रत्यक्ष दृष्टि से देखेंगे तो यह आंदोलन आपको सफल नहीं प्रतीत होगा, परंतु जब इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों द्वारा जो सुधार किया गया कहीं ना कहीं इसका ही तार्किक परिणति था वह। तो इस आधार पे यदि आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप यह लिखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कुछ हद तक कामयाब जरूर रहा। क्योंकि पैराग्राफ चेंज करके, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा जनजातियों के जमीन को गैर जनजातियों को बिक्री पर रोक लगा दिया गया। दोस्तों, कहने का मतलब 1908 में जो अधिनियम पेश किया गया उसमें यह बता दिया गया कि यहाँ के ज़मीनों को अब गैर जनजातियों जो गैर आदिवासी थे उनको नहीं बेचा जाएगा और साथ ही खुटकत्ती अधिकारों को पुनर्स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, खुटकत्ती
अधिकार क्या था? तो भूमि पे सामूहिक अधिकार अर्थात सामूहिक भू स्वामित्व का प्रचलन था जनजातीय समाज में, अर्थात खास करके बिरसा मुंडा के समाज में। तो इस अधिकार को एक तरह से मान्यता प्रदान कर दिया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दिया गया। मतलब जबरदस्ती आप उनसे मजदूरी नहीं करा सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करके 2-4 लाइन में आप निष्कर्ष लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं निष्कर्ष। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनजातीय समाज में जागरूकता की भावना का उद्भव हुआ एवं आने वाले आंदोलन के लिए यह प्रेरणा भी प्रदान की। इतना लिखेंगे आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि निष्कर्ष के रूप में आप यह बता दिए कि यह आंदोलन भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुआ, परंतु जनजातीय समाज में वह जागृति और जागरूकता की भाव पैदा किया और जितने भी आने वाले आंदोलन थे इससे प्रेरित और उत्प्रेरित हुए। इतना लिख देंगे आपका आंसर परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए अगले कड़ी में हम पॉलिटी का मॉडल आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू।